कल मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है भाई, आज शुरू क्या करना है बोलो। याद है क्या आपको? याद है आपको जितना पढ़ा है? अब बोलो यस सर। तो नाम सही टिकाड़ है चंदू। मैं जोर हूँ बोलने को, क्यों किलकारी मारने को क्यों? उदय सिंह। अरे उदय सिंह पढ़ना है अभी, महाराणा प्रताप कहाँ? आपने हेडिंग डाल ली क्या महाराणा प्रताप? अभी उदय सिंह की पत्नियों के बारे में बात करेंगे, इसका विवाह करवाना है उदय सिंह का। ये लिखवाया मैंने। अब आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाएं, एकदम शांत। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बस करो बे, देख लो। इसका नाम था धीरबाई भाटी, राजवंश था जैसलमेर का। उनकी पुत्री थी, इसलिए इसे बटियानी के नाम से जानते हैं। वैसे मूल नाम इसका क्या था? धीरबाई। लेकिन उदय सिंह इसको क्या कहता था? बटियानी। धीरबाई थोड़ी बोल सकता है, पत्नी है उसकी। ठीक है। इस रानी बटियानी का एक पुत्र, क्या नाम था? जगमाल। जयवंता बाई का एक पुत्र किक्का। भील लोग या भील बालक बचपन में इनको कहते थे। ठीक है। और भी बहुत थे, नलियाकत भी बोलते हैं, नीले घोड़े रासवार भी बोलते हैं, और खूब सारे नाम है, वो हम आगे बात करेंगे। वैसे इनका मूल नाम क्या था? महाराणा प्रताप। ठीक, ठीक है, ओके। कहते हैं कि नोट करेगा ये बात होगी। सॉरी, हम बातें करके सुनिए, हंसती तो पहली बात देखना, बातें की बिना नहीं रहा जाता, लेकिन ऐसी लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा है। मैं भी किसी से सुन के बोल रहा हूँ तो कर्नल टोड तो नहीं, वो डरता था लड़कियों से, वो महिलाओं के बारे में इससे बात नहीं करता। आपको बताया ही होगा मैंने, वो दो महिलाएं जेल में बंद थी 10 साल तक। 10 साल बाद दोनों एक साथ रही। 10 साल बाद जेल से छुट्टी, घर जाने लगी। दोनों अलग अलग रास्ते से जाने लगी। बोली ठीक है भाई, बाकी बात फोन पर करा। मतलब उनकी 10 साल तक की बात खत्म नहीं हुई। होती नहीं बात खत्म, पता नहीं कहां से इतनी बातें, और खुद को नहीं याद है तभी क्या बात करी थी। देखना, ध्यान देना, भी नोट कर लिया होगा आपने। उदय सिंह जो था उसकी, तो कर लो फिर। हद है। कमाल करते हो आप। भांग तो कौन खा लेगी। जन्म कब हुआ बता सकते हो? ना ना, ना ना, ज्येष्ठ शुक्ल तीज, विक्रम संवत, विक्रम संवत तृतीया। हाँ, 1597, या फिर 9 मई 1540। वार लिख लो, रविवार। टाइम और बताऊंगे। महाराणा प्रताप, देखो एक कई बार ऐसे ना मजाक मजाक में लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा राजा था जो बड़ा शक्तिशाली शासक था, 1597 में जन्म हुआ और 1597 में मृत्यु हो गई।
तो महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु वो 1597 विक्रम संवत वाला नहीं है, 1597 1540 वाला 1597 है। 1540 से 1597 तक का इनका कार्यकाल है, अपने जीवन का कार्यकाल बोल सकते हैं। शासन का कार्यकाल है वो 1572 से 1597 है। ठीक है, उत्तर दो कौन लाला पुत्र गढ़ यहाँ, लेकिन बात इन दो की करनी है, क्योंकि दो की बात करनी है आपको। गुरुजी एक ही कर लो राजा, तो इसको बनाना, उसको बीच में फंसा रहे हो, तो उसकी बात इसलिए करेंगे, अब ध्यान दे लेना, नोट कर लिया तो कर लिया क्या। कहते हैं कि उदय सिंह की जो रानी भटियाणी थी, ये उदय सिंह इससे ज्यादा प्रेम करते थे और इससे थोड़ा कम प्रेम करते थे। और कहते हैं कि रानी भटियाणी के कहने पर ही उदय सिंह ने क्या किया था, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यह आप लिख भी सकते हो, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। किसके कहने पे, धीरबाई के कहने पे, धीरबाई के कहने पे। ठीक है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जगमाल को, लेकिन वहां के जो सामंत थे, वहां के जो सरदार लोग थे, आपको गुरु उस टाइम में सरदार होते थे क्या, बहुत सारे और भी लोग थे, काफी लोग थे वहां पे। उन्होंने क्या कहा कि हम राजा किसको बनाएंगे, महाराणा प्रताप, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी ये था, उसे तो जबरदस्ती बनाया गया था। तो देखो, किसी को राजा बनाने के लिए पहले उसको बोलते भी तेरा राज्याभिषेक करेंगे, तेरे को राजा बनाएंगे, उसको खूब अच्छे से आनंद में रहे वो, और अचानक से उसको पता चलेगा ले मेरे को टिकट ही काट दी, है ना, राजा किसी को और बनाया, किसी और को बनाया जा रहा है, तो बताओ उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इसको समस्या होगी, जगमाल को समस्या होगी। तो जगमाल बाद में कहते हैं कि ये नाराज हो जाता है, इसलिए इसको रूठी रानी के नाम से जानते हैं। इसमें भी यस सर, जगमाल रूठी रानी कैसे हो सकती है, जगमाल नाराज हो जाता है। जगमाल नाराज होकर ये दिल्ली अकबर की शरण में चला जाता है, इसके पास दिल्ली चला जाता है अकबर की शरण में। ठीक है, याद रखना, हम जगमाल को लेकर के आएंगे, दिल्ली जाने से इसको कुछ फायदा होने वाला है, क्या फायदा होगा वो देखेंगे हम। हाँ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ ना। सो राज्याभिषेक क्या, जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, बताया आपको, बताओगे कोई, कौन बताएगा मेरे को विस्तार से, आप बताएंगे, आप बताएंगे, और कोई बताएगा, कोई मेरे अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं तो बताओ शाबाश। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सीधा जूना कचहरी, पहले कटारगढ़ जाओगे, कटारगढ़ से बादल महल में जाओगे, बादल महल के बाद जूना कचहरी में जाओगे, वहां देखोगे महाराणा प्रताप बिल्कुल छोटा सा लेटा हुआ है बेचारा, है ना, तो जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जूना कचहरी नहीं आए तो बादल महल। ओके, यहां तक कोई चक्कर नहीं। अब आपने लिखना है महाराणा प्रताप के अन्य नाम, लिख लो थोड़े से। अब हेडिंग डालनी, महाराणा प्रताप को शासक बना दिया हमने। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि महाराणा उदय सिंह के बारे में नहीं बताया नहीं था पहले आपको, जगमाल के बारे में, तो जगमाल की डिटेल देने के लिए मैं महाराणा प्रताप को साथ में लेकर के चल रहा था। अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा, ये साफ कर दो इसको, और कर लिया। महाराणा प्रताप की बात हम कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं महाराणा प्रताप, देखिए सभी। एक तो महाराणा प्रताप को कहते हैं भाई वीर शिरोमणि, कौन सा मणि, वीर शिरोमणि। एक इनको बोलते हैं नलियाकत, ये भी इनका नाम था। एक इनको बोलते हैं नीले घोड़ेरा असवार, बोलिए रामदेव जी महाराज की, नीले घोड़ेरा असवार।
इसलिए बोला मैंने, क्योंकि रामदेव जी को भी कहा जाता है। और क्या लिखना, हाँ, इन्हें हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर। और क्या बोलते हैं इनको, पाथल भी बोलते हैं। पाथल क्यों बोलते हैं, किसने कहा, क्यों कहा, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एक मैंने इनको बताया था, किक्का भी कहा जाता है ना, किक्का। इतने तो बहुत है, कुक्का आ जाए तो भी कर देना। किक्का और कुक्का, कई बार एग्जामिनर ही गलती से दे देता है, किक्का की जगह कुक्का लिख देता है। आपको गुरुजी कुक्का तो लिखाया नहीं आपने, तो वो भी कर देना, तो कुकता ही आवला फिर गलत करिए, ठीक है। अब ये जानकारी कहाँ से मिली मेरे को, कर्नल टोड यहाँ साइलेंट था बिल्कुल। ये किक्का शब्द है ना, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये लिखना आपने, ठीक है। इनके बारे में तो मिलती है। जो किक्का शब्द है ना, ये इनका नाम था, भील बालक या भील लोग इन्हें किक्का के नाम से जानते थे, वो तो लिख लिया आपने, पहले लिख लिया ना। तो एक बंदा है जिसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है, अबुल फजल। जानकारी लिखना ना, जानकारी फिर कौन से ग्रंथ से मिलती है तो वो लिख रहे हैं। अबुल फजल का ग्रंथ है, क्या है बोलो, अकबरनामा बोल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है, बोलते हैं सबसे महान राजा मुगलों के अंदर किसको मानते हैं, अकबर को माना जाता है, लेकिन एकमात्र अकबर ऐसा राजा था जो अनपढ़ था बिल्कुल, है ना। अब मेरे को कई बार मन करता है बीच में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं, लेकिन फिर मन मेरा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको जो पहले बात बताई वो याद हो, फिर तो ये बात आपको समझ आए आगे बताने वाली, फिर मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ कि छोड़, इनके कुछ पल्ले तो पड़ना है नहीं। चलो मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप मेरे को वो बात सही बताओगे तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूंगा अकबर की। आप मुझे बताओ, अकबर के पिता का क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं के साथ कोई हादसा हुआ क्या बीच में जब राजा बना हुआ था, शेर शाह सूरी के साथ युद्ध हुआ और हुमायूं को भागना पड़ा था दिल्ली छोड़ करके। लगभग 15 वर्ष तक निर्वासन काल उसने जिया था, और अकबर का जन्म उसी समय हुआ था। उन 15 सालों के अंदर अकबर ने पढ़ना था, प्राइमरी की क्लासों में जाना था उसने, 8वीं 10वीं तक पढ़ना था शायद। और उन दिनों में इसके पिता का कोई ठिकाना ही नहीं था, 3 दिन कहीं 4 दिन कहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अकबर शायद हो सकता है नहीं पढ़ पाया हो, ये तो कारण मैं मान रहा हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 100% सही है कि अकबर अनपढ़ था, ठीक है। तो प्रश्न आ गया एक बार पेपर में कि निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ था। ऐसा नहीं आकर के प्रश्न क्या आया, निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है जिसने आत्मकथा नहीं लिखी। अब उसके अंदर 3-4, जैसे बाबर है तो बाबर ने बाबरनामा लिखा था, और भी कई राजा थे जिन्होंने खुद का, अच्छा आत्मकथा का मतलब खुद के बारे में ग्रंथ स्थापना। अकबर बताओ आत्मकथा लिख सकता है क्या, अकबर तो अनपढ़ है। तो अगर ये इतनी सी बात किसी को पता होती तो वो प्रश्न सही हो जाता। वैसे ये प्रश्न बड़ा डीप हो गया, अब कौन उसे इतने याद थोड़ी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया अगर किसी को ये पता था कि अकबर अनपढ़ था। ऐसे याद रख करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, ये ट्रिक होती है प्रश्नों को हल करने की। इसके बाद आपने लिखना है, निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है तबकात ए अकबरी। निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है तबकात ए अकबरी। एक बंदा है जिसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका ग्रंथ कोई बताएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, कोई बताएगा आप में से है कोई होनहार जो बताए कि अब्दुल कादिर बदायूनी का ग्रंथ कौन सा है। कोई नहीं बताने वाला, कोई तो बोलो रे, याद नहीं आ रहा। आएगा क्या, कईयों से तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। मुंतखबुल त्वारिख, याद तो दूर की बात है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने बदायूनी का पूरा नाम लिख दिया, अब्दुल कादिर बदायूनी। हम अक्सर बदायूनी पढ़ते हैं, है ना। काला सिंह को काला सिंह कम कहते, कालिया काले ज्यादा कहते लोग। यही अब्दुल कादिर बदायूनी मूल नाम था, लेकिन बदायूनी बदायूनी ज्यादा कहते इसको। और था एक बंदा और,
मुतामिद खां। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपको ये याद रखना है कि कौन से ग्रंथ में क्या कहा गया है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था। ठीक है ना, प्रश्न ज्यादा यहां से आने की संभावना रहती है। इकबालनामा लिखा था इसने, मुतामिद खान ने ग्रंथ लिखा इकबालनामा। इकबालनामा। तो ये 3-4 मैं साथ साथ लिखवाऊंगा, बीच में कभी और आ जाएंगे 2-4 तो और लिखवाता रहूंगा ना। तो साहित्य से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो वो आप भी गलत नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। अब हम करवाते हैं महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। करवा दे। मिठाइयाँ बांटी जाएगी सभी को, दोबारा मत लेके आ जाना कटोरा, एक बार ही लेनी सभी, है ना, क्योंकि खुशी का मौका है। मिठाइयाँ 2-3 बार बांटेंगे हम। अभी अमर सिंह का जन्म होगा तब भी बांटेंगे, तो उस टाइम और मिल जाएगी आपको अगर किसी को कम मिले तो। खाना खा लिया आपने? चलो फिर कैंसिल कर देते हैं। कर लिया नोट आपने? ये मुंह में पानी आ गया कहीं। तुम भी मुंह वाला पानी क्या देखा तो है लोग मुंह में पानी देखे के साथ। देखो लिखो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? लोगों का एक बार ही नहीं हुआ, इसका 2 बार हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट है, दोनों राज्याभिषेक करवाने में किसका मूल रूप से योगदान था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बार जो राज्याभिषेक होता है वो होता है कहाँ? गोगुंदा में। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होगा? कुंभलगढ़ में होगा। 2 बार राज्याभिषेक की नौबत क्यों आई भई ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ जब राज्याभिषेक हुआ तो एक व्यक्ति जिसका नाम था कृष्णदास पयहारी। पनिहारी कौन बेटा? पयहारी है ये। पनिहारी वो है जो पानी को चली थी, आई नहीं वापस। गोगुंदा में कृष्णदास पयहारी। और कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक करवाने वाला व्यक्ति जो था वो था भूला बिसरा राजा। आपको गुरु जी आप तो हिंदी में बताते हो, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मेरे को अंग्रेजी आएगी तो ही लिखूंगा। द फॉरगेटन हीरो ऑफ द मारवाड़। जहां मेरे को स्पेलिंग नहीं आती मैं वहां कृष्ण राइटिंग शुरू कर देता हूँ ठीक है, एक का कोई वो बोले तो भी कहे यही है, ये वही है ना, ये फायदा होता है इसका। इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। है कौन बंदा? अभी इतने सारे प्रायवाची बता दी, बंदा कौन है ये? हाँ देखें जरा इसको, तो कौन है? नाम इसका क्या है? राव चंद्रसेन। ठीक है, ये इसके साथ अभी महाराणा प्रताप के साथ राज्याभिषेक दूसरी बार जब करवाया गया तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? राव चंद्रसेन का था। पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ तब कृष्णदास पयहारी मुख्य रूप से था, और भी कई लोग इसके साथ थे, तो सभी का तो हमने नहीं पढ़ा। अब देखो क्या ऐसा कारण रहा कि 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा? कहते हैं कि जब उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी बताओ? उदय सिंह की मृत्यु है होली के दिन हुई थी, ये नहीं पूछ रहा मैं। 1572 हुई ये भी नहीं पूछ रहा, 28 फरवरी हुई ये भी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़ में हुई थी क्या? पक्का लॉक कर दिया जाए? ठीक है, शायद कुंभलगढ़ में हुई होगी। छतरी कहाँ है? छतरी कहाँ है उदय सिंह की? ओहो,
किसकी छतरी पूछ रहा हूं मैं पहले तो? उदय सिंह की छतरी। कहाँ है उदय सिंह की? मांडलगढ़ में तो संगा की है। गोगुंदा में छतरी लिखवाई नहीं क्या मैंने आपको? लिखवाई है ना? नहीं लिखवाई? लिख लो, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में लिख लो। कहते हैं कि क्या कहते हैं, उदय सिंह के दो पुत्र थे ना, बड़े वाले पुत्र को तो उन्होंने शासक न बना करके दूसरे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या नाम था उसका? जगमाल था। ऐसा मैं मानता हूं। क्या मानता हूं मैं? मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसको इस बात की खुशी है कि वो आगे राजा बनेगा। और वो राजा कब बनेगा? जब उससे पहले वाला राजा मरेगा। और पहले वाला राजा है कौन? उसका पिता। उसके पिता की मृत्यु हुई तो खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का कि बाप चला गया, खुशी इस बात की कि राजा बनने वाला हूं। शायद इसी वजह से कहते हैं कि उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय वो नहीं पहुंच पाया था। और जब वहां नहीं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा वो मेवाड़ की जनता का क्या भला करेगा। ऐसा सोच करके लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित किस पे हो गया था? महाराणा प्रताप पे। और उन्होंने मिलकर के महाराणा प्रताप का कर दिया था राज्याभिषेक। उसको कहा कि तू भटकता रहे कहीं भी। तो पहली बार राज्याभिषेक हो गया था गोगुंदा में। बाद में विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में उसका राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखना। समझ आ गई बात आपको? अब आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके मन में ये तो आया होगा कि गुरुजी वो बंदा जो पगड़ी खरीद रहा था बाजार राज्याभिषेक के लिए और उसका हुआ नहीं राज्याभिषेक, अब वो क्या करेगा? तो वो बहुत बड़ा तमाशा करने वाला है और तमाशा उसके खुद के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो बात हम करेंगे आगे। अभी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये साफ कर दूं मैं? एक बात आप लिख लो, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम लिख लो। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम लिख लीजिए, अजब दे पंवार। रामरख जी पंवार है बिजोलिया के, उनकी पुत्री है अजब दे पंवार, डॉटर ऑफ रामरख जी पंवार। कहाँ के है ये? बिजोलिया के। ठीक है, किसकी पुत्री है अजब दे पंवार? रामरख जी पंवार की पुत्री है। ओके, इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है अमर सिंह। ये वही अमर सिंह है जिसे अमर सिंह फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 1597 से, याद है क्या आपको? क्या में याद है? क्या हम करना याद है? नहीं, 1597 से 1620, इसके बारे में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के तुरंत बाद पढ़ेंगे हम। अभी तो हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक ही पत्नी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अजब दे पंवार के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ, बाकी पत्नियों के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये एकमात्र पत्नी थी इनकी जो अकबर आक्रमण करेगा, और इसके बाद ही बताऊंगा। चलो आपको, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ओके। अब है क्या हो गया? वनवास में साथ गई थी। क्या बात है मुकेश, क्या बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आप ध्यान देना भाई, अब हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि सिरोही कहाँ है। एक हमें पता होना चाहिए मेवाड़ कहाँ है। ये तो है मेवाड़, ये वाला क्षेत्र है सिरोही। यहाँ है दिल्ली, और दिल्ली का राजा है अकबर। मेवाड़ का शासक बन गया महाराणा प्रताप। सिरोही का राजा देवड़ा, देवड़ा करके था, देवड़ा देवड़ा सुल्तान जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवड़ा नहीं, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान। समझ आई बात? वैसे ये बात जो अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात है। मैं बता पहले इसलिए रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं पहले इसको सल्टाना चाहता हूँ। किसको? महाराणा प्रताप का एक भाई था ना, क्या नाम था? अकबर की शरण में कौन गया है? शरण में चला गया था जगमाल।
मैं इसे सल्टाना चाहता हूँ पहले, ताकि ये बाद में बीच में नहीं आए। सिरोही में एक जगह है दत्तानी, क्या नाम है? दत्तानी। इस दत्तानी नामक स्थान पे युद्ध हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं दत्तानी का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? दत्तानी का युद्ध। अब खेल क्या हो रहा है देखो, आप महाराणा प्रताप आराम से बैठे हैं सिंहासन पे, देख रहे हैं सब, जैसे आप देख रहे हो वैसे। ये जगमाल चला गया अकबर के पास। अकबर ने कहा भी जगमाल तू मेरी शरण में आया है, तू टेंशन मत ले, मेवाड़ तो देख मेरे को नहीं मिल रहा, तेरे को तो कहां से दिलवाऊं, लेकिन तेरे को कोई ऐसा एरिया दे दूंगा जिससे तेरा जीवन यापन बढ़िया से हो जाएगा। अकबर ने कहा इससे कि तू जा, आधा सिरोही तेरा है। अकबर कह रहे तेरा आधा सिरोही। अकबर कहाँ बैठा है? दिल्ली में। जगमाल बड़ा खुश है एकदम, पार्टियां सार्टियां करता जा रहा है रास्ते में सभी दोस्तों को भी, मैं सिरोही का बन गया राजा। जगमाल जैसे ही आगे आया, सिरोही में पहले से कौन राजा बैठा है? देवड़ा सुल्तान। ये आकर के बाहर से आवाज लगाने लगा, बोला भाग यहाँ से, अकबर ने भेजा मेरे को यहाँ का, मैं राजा हूँ। वो बोला अकबर आएगा तब तक तेरा कुछ होगा पता नहीं, है ना। तब कहते हैं कि सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जगमाल के बीच में युद्ध होता है सिरोही को लेकर के। और उस युद्ध के अंदर किन किन के बीच युद्ध हुआ? जगमाल और, इसमें जगमाल की हो जाती है मृत्यु, मिल गई ना तो सिरोही। क्या होगी इसकी? जगमाल की क्या हो गई? जगमाल की मृत्यु होगी। बात है 1583 की। कब की बात है? 1583 में। समझ आई बात? देखो, अगर महाराणा प्रताप के पास रहता तो हो सकता है कोई थोड़ा बहुत एरिया दे ही देता महाराणा प्रताप उसको, है ना। बहुत सारे सामंत बनाए थे, सामंत ही बन जाता तो भी छोटा सरपंच ही ठीक था, इसको तो चाहिए एमपी की सीट। तो ऐसे होता, देख लो, नोट कर लो इसको, देख रहे हैं मेरी तरफ। बात थी वो मैंने बता दी, इतनी बात है इसकी। लिख लोगे क्या? शरण में चला गया था। समझ आ गई बात आपको सारी? है ठीक है, छाप दो जल्दी जल्दी। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, फिर नहीं किया तो। लिखो इसके बाद। नोट कर लिया क्या ये? अब आपको मैं बताता हूँ एक और बात। अब यहाँ तक तो ठीक था, राजा बन गया है मेवाड़ का, कौन? महाराणा प्रताप। और दिल्ली में शासक कौन बैठा है? कौन है दिल्ली में? दिल्ली में अकबर है। अकबर जो था ना, अकबर की नीति थी, सुलह कुल की नीति भी बोल सकते हैं। ये अकबर क्या करता था, सभी राजाओं से संपर्क करता था, आसपास की रियासतों से, और उनसे कहता था कि भाई आप युद्ध तो नहीं करना, लेकिन आप बैठ करके समझौता कर लो, सुलह करके, और आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है। तो
कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था। आपने आमेर पढ़ा है क्या? पहले आमेर पढ़ लिया। आमेर का एक राजा था जिसका नाम था भगवंत मान। वो पंजाब का मुख्यमंत्री है। आपको अगर ये बात नहीं पता ना तो आपको डूब मरना चाहिए। सही कह रहा हूं। आमेर का शासक था बारमल और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आप देखो, इसने तो अधीनता कहते हैं 1562 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार कर ली थी। ठीक है, जल्दबाजी कर लिया बच्चों के और इसको ना कर ले अकबर, मैं मेरे लिए छोरी बना दूं, बात तो राजी रहे। तो बारमल ने कर लिया। चलो इसकी तो बात हम जब आमेर पढ़ेंगे तब बात डिटेल में करेंगे, लेकिन ये बात याद रख लेना क्योंकि आपको याद कम रहता है। ये लिख लो, बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। नोट लगा करके लिख लेना। आमेर की बात मेवाड़ में लिखवा रहा हूँ। बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, अब हमने क्या करना है। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ के अंदर क्या किया, आप लिख लो साथ साथ में। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अपना शिष्टमंडल भेजा था। कौन सा मंडल? मंडल कहते ही शिष्टमंडल भेजा। लड़के क्यों हंस रही है भाई? मैंने स्वार का नाम थोड़ी मंडल का बोला है, आप क्यों खुश हो रहे हो? जानते हो मंडल क्या होता है? जानते हो क्या होता है? बीड़ी के मंडल की बात नहीं करा मैं। अच्छा, सुनना टाबर है तो जिसमें बीड़ी आती है वही मंडल होता है और मंडल ही नहीं होता है वही। व्यापार मंडल होता है। ले बोलो। देखो, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है कि 4 लोगों को भेजा था उसने, ठीक है। और पहला प्रश्न यही बनता है कि चारों का क्रम पूछ लेता है पेपर में कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो उनको आगे पीछे नहीं करना। पहली बात, उसकी एक ट्रिक भी है, काफी पॉपुलर है, प्रत्येक बच्चे को पता है। जम्मा भट्टो बैठ गयो। आपने इतना लिखना है जम्मा भट्टो, बस। आपने क्या लिखना है? जम्मा भट्टो, बिठाना नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे लिखना है जलाल खां कोचरी, कोरची लिखना जाना है। मां से लिखना है मान सिंह। बै से लिखना है बै बालू। बै से भगवंत दास है। मान फिर बोल रहे हो आप, भगवंत दास। और टो से तो सुपरिचर वाला, टो से टोडिया ही समझते हैं, टोडरमल। कोई चक्कर नहीं यहाँ तक। ये गया था 1572 में, ये गया 1573 में, ये गया 1573 में और ये गया था 1573। सारे 1573 सीधे बता देते ना। ये जरूरी याद रखना है कि ये कब गया था। ये नवंबर में गया था।
ये नवंबर में गया था, तो ये कब गया था? ये दिसंबर में गया था। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे याद रख लेना, इजी रहेगा। तो पहले नवंबर आता है, फिर दिसंबर आता है। ये गया था सितंबर में, और ये गया था तपती दोपहरी थी जून में। ठीक है, क्रम याद रख लेना बेटा, ये क्रम पेपर में आएगा, क्रम फूट जाएंगे, याद नहीं हो तो देख लेना। ठीक है, इनका क्रम याद रख लेना, ये ही पेपर में आया है कई बार, फिर से आ सकता है। ठीक है, 3-4 ऐसी चीजें हैं जिनका क्रम पूछा जाता है। एक तो चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं, बने हुए ना, महाराणा प्रताप सागर, फलाना फलाना, बहुत सारे बांध है, उनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। हेलो, अभी जाऊं मैं देखो। ठीक है, तो क्या लिख लिया आपने? क्या बात हो रही थी? हाँ, इनका क्रम तो चंबल नदी पे जो बांध है ना, उनका क्रम बहुत बार है पेपर में, है ना। इनका भी क्रम है, एक दो चीजें ऐसी और भी है जिनका क्रम तरीके से पूछ लेता है, तो याद रख लीजिए, है ना। अब क्या हुआ, देखो, जलाल खां कोरची के बारे में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, मान सिंह के बारे में विशेष बात है। ठीक है, मान सिंह के बारे में विशेष बात पता क्या है? इस मान सिंह की बुआ थी। कौन थी? बुआ। और इसके बुआ के पिता का नाम था, मतलब इसका क्या है, मान सिंह का वो क्या है, दादा। पिता का नाम था, अभी अभी लिखा नाम नहीं, बारमल। बारमल ने जब संधि करी थी ना मुगलों से, तो उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। उर्मिला, जाओ बेटा, उर्मिला। हाँ ना, तो बोला करो बेटा, दो है उर्मिला। आप क्यों बुलाए? तो आप जाओ, लेने आए होंगे क्या? आप आवाज लगा देंगे मेरे से। तो बारमल के, सॉरी, बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे कर दिया था? किससे कर दिया? अकबर से। वैवाहिक संबंध, इधर देख लो, ये तो इधर देख लो, समझ लो ढंग से। इधर से आ जाओ बेटा, इस तरफ से निकल जाओ, ऐसे उधर से क्या है? या इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। इनमें हंसिया हुआ हद है, इसमें कोई हंसने वाली क्या बात है बताओ। तो अब सुन लो ढंग से, मैं बात बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। क्या हुआ था, मान सिंह की जो बुआ थी ना, उसका विवाह किससे हुआ था? अकबर से। इसका विवाह हुआ था अकबर। ठीक है, तो बताओ मान सिंह के क्या लगता है? अकबर फूफा। ठीक है, इसके फूफा जी लगते हैं। अब देखो क्या हुआ, कहते हैं कि इस बात से, क्योंकि मेवाड़ के जो राजपूत थे ना, वो बड़े स्वाभिमानी थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार अंतिम समय तक नहीं करी थी। महाराणा प्रताप ने बहुत ज्यादा तपस्या उन्होंने की थी, बहुत मुश्किल समय उन्होंने देखा था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और ऐसी कंडीशन में उनसे ये कहने के लिए कोई जा रहा है कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, और वो भी जा कौन रहा है? वो बंदा जिसके फूफा लगता है अकबर। इन्होंने अपनी बुआ पर ना दी मुगलों को, और ये दूसरों को और प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप शादी करो और उनसे अधीनता स्वीकार करो, वगैरह वगैरह। तो इस बात से बताओ, अकबर, इसको महाराणा प्रताप को बढ़िया लगेगा ये बंदा? ये तो जहर जैसा लग रहा है बिल्कुल। और फिर भी ये चला गया वहां अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। बताओ महाराणा प्रताप इसकी बात कैसे मान लेगा? नहीं मानेगा। इसको कहते हैं कि उदय सागर झील के किनारे बिठाया गया और भोजन की व्यवस्था करी कि शाम का भोजन करेंगे, उस समय बैठ करके हम सब, महल बने हुए हैं किनारे, कौन बैठे हो, तो उससे कहा गया कि हम शाम को भोजन करेंगे, उस भोजन में, भोजन करते समय बैठ करके वार्तालाप करेंगे। तो जब भोजन का समय आया तो मान सिंह के सामने भोजन तो परोस दिया गया, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं पहुंचे। महाराणा प्रताप की जगह उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। और अमर सिंह को जब पाया इसने अपने पास, तो मान सिंह ने पूछा कि आपके पापा नहीं आए? तो इसने, अमर सिंह ने कहा कि पापा की तो तबीयत खराब है। तब इसने कहा, इसको समझ आ गई थी बात, महाराणा प्रताप मेरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो इसने कहा कि आपकी और आपके पापा की तबीयत ठीक करने हम जल्दी वापस लौट करके आएंगे। जब ये ऐसे कह करके थाली फेंक दी और जाने लगा, मतलब भोजन नहीं किया, बिना भोजन की चला गया था। जब जाने लगा, तब अमर सिंह के साथ 2-4 लोग और थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तू आज ही सके तेरे फूम पहन और लिए, है ना।
तो बेचारे को बड़ा दुख हुआ, इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा कि मतलब एक प्रकार से ताना मारा है। तो ये सीधा अकबर के पास गया और जाकर के अकबर से कहा कि महाराज, मेवाड़ पे जब भी आक्रमण करने का कभी समय आए तो आप मुझे ही भेजना, क्योंकि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो अभी हल्दी घाटी का युद्ध हम करवाएंगे आगे, क्योंकि चारों लोगों को जब भेजा गया अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, तो महाराणा प्रताप किसी की बात नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब फिर बाद में आक्रमण कर देता है अकबर इन पे, और आक्रमण जब करता है तो सेनापति के रूप में कौन जाता है? मान सिंह जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, और उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे कल कि महाराणा प्रताप का एक और भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। वो शक्ति नहीं, एक तो शक्ति कपूर है खतरनाक, तो ये शक्ति सिंह था महाराणा प्रताप का भाई। ये भी अकबर की शरण में चला जाता है ऐसा माना जाता है, लेकिन बाद में कैसे लौट करके वापस आता है वो स्टोरी भी कल हम पढ़ेंगे। कल हम हल्दी घाटी का युद्ध भी पढ़ेंगे। तो कल सभी विद्यार्थी हेलमेट पहन के आए कि कहीं से भी भाला आके लग सकता है। ये नोट कर लो, कर लिया नोट? ये हेडिंग डाल लो, फिर आप क्या लिखोगे हेडिंग में, ताकि कल यहाँ से शुरू करें हम। आपने लिखना है शक्ति सिंह, लिख लो आप शक्ति सिंह, इतना लिख के छोड़ दो, शक्ति सिंह लिख करके छोड़ दो। हम शक्ति सिंह से आगे शुरू करेंगे, बस यहाँ लागे छोड़ेंगे, बोर होगी क्या? ठीक है, कल आप याद करवा देना कि शक्ति सिंह के बारे में पढ़ना है, नहीं तो कल मैं सीधा हल्दी घाटी का युद्ध शुरू करवा दूँ भाई, है ना। फिर अचानक से शक्ति सिंह आए और आपको गुरुजी कहाँ से आगे तो बताया ही नहीं।